सुबह सुबह पन्नालगढ़ पे कवि कलश का आगमन हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने कुर्निसात किया। महाराज ने कवि कलश की तरफ मुड़ के देखा। महाराज के चेहरे पर जरा अलग से भाव थे। उनकी मुद्रा लाले लाल दिखाई दे रही थी। कुछ तो भयानक घटना घटी, इस प्रकार के भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। महाराज बोलने लगे, कविराज, किसी आम इंसान ने या स्वराज के सेवक ने राजद्रोह का गुनाह किया होगा तो धर्मशास्त्र के अनुसार उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कवि कलश ने कहा, ऐसे अपराध के लिए देहांत प्रायश्चित बगैर अन्य कोई सजा नहीं है धर्मशास्त्र में राजन। महाराज ने आगे पूछा, समझो ऐसा अपराधी अगर प्रधान या मंत्री रहे तो? महाराज, गरीब सेवक थोड़े से फायदे के लिए राजद्रोह के भयंकर अपराध में फंस सकता है, पर राजा ने इस पर सारासार विचार किया तो वह गरीब या सेवक बच सकता है। लेकिन राजद्रोह करने वाला व्यक्ति प्रधान या मंत्री रहे तो यह बड़ा गंभीर अपराध होगा। ऐसे समझ राजा ने उसे मृत्युदंड ही देना चाहिए। समझो ऐसा अपराध करने वाले मंत्रियों पर राजा नजरअंदाज करे तो फिर वो राजा किस काम का? पत्थर की मूरत और उस राजा में कोई फर्क नहीं है। महाराज ने और सवाल किया, समझो अपराधी के परिवार का विचार करते राजा ने उसके प्रति थोड़ी दया बुद्धि दिखाई और उसे माफ किया, फिर भी उसी मंत्रियों ने वही अपराध बार बार किया तो? अब कवि कलश शंभू राजा के आंखों में आंखें डालकर धर्मशास्त्र सुनाने लगे। ऐसा राजा अगर हर वक्त माफी की मिठाई बांटता रहा, इस प्रकार के राजा ने अपना संपूर्ण राज्य छोड़कर बेशक सन्यासी बनकर किसी जंगल की ओर निकलना चाहिए। पर महाराज, आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? आपके मंत्री अन्नाजी दत्तो और कोई नई योजना बना रहे आपको मारने की या कैद करने की? वही तो कविराज, हमारे साथ उनकी किस जन्म की दुश्मनी है क्या समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने हमें कैद करके हमारे सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाने की साजिश रची थी, यह तो आप जानते ही हैं। फिर भी हमने उन्हें माफ कर दिया और हमारे मंत्रिमंडल में फिर से उन्हें मंत्री पद बहाल किया था। लेकिन इस अन्नाजी दत्तों ने तो हद पार कर दी। इन्होंने हमारे भोजन में जहर डाला था। भोजन करने के लिए हम बैठे, पहला निवाला हम ग्रहण करने ही वाले थे, पर उतने में कुछ नन्हे बच्चे चिल्लाए, मत खाओ मत खाओ, भोजन में जहर मिश्रित है। नन्हे बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। हमारे भोजन में जहर मिलाते हुए अन्नाजी पंत को उन्होंने चुपके से दिख लिया था। इन छोटे बच्चे के कारण हमारी जान बच गई। वही निवाला हमने एक कुत्ते को डाला और वो कुत्ता दूसरे ही पल पैर रगड़ते हुए मर गया। अब कवि कलश की आंखें भर आई थी। वह रोने लगे, राजन, आपकी जान की भी बड़ी फिक्र रहती है हमें, लेकिन कौन सा समय कब काल बन के आएगा ये कहा नहीं जाता। खुद का ख्याल रखते जाओ राजन। बोलते बोलते कवि कलश की नज़र छत्रपति संभाजी राजा के पीछे खड़े एक राजपूत की तरफ गई। उसका पहराव, तराशी हुई दाढ़ी, ऊंचे मलमल के वस्त्र उन्होंने पहने थे। कविराज को उसका परिचय करते हुए शंभूराजे बोले, ये गौरव सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए? पाली के जंगल में से। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर और दुर्गादास राठौड़ ने इन्हें भेजा है हमारी तरफ। ऐसा बताते हुए उस राजपूत ने लाई हुई एक अखबार थैली शंभू राजा ने कवि कलश के सामने रखी। कविराज ने अखबार थैली से खत निकाला। कविराज वो खत आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे। वो खत था ही ऐसा पसीना छोड़ने वाला। उस खत पर मातोश्री सोयराबाई, हीरोजी फरजंद, बालाजी आऊजी और अन्नाजी दत्त के दस्तखत थे। कवि कलश वो खत आके फाड़ फाड़ के पढ़ने लगे। पातशाही हिंदुस्तान, शहजादा अकबर साहब, आपका नाम बहुत सुना हमने। ऊपर से आप आलमगीर औरंगजेब के सुपुत्र, पर आप यहाँ हमारे स्वराज में शंभू राजा से हाथ मिलाने के लिए आए। हमारे नादान छत्रपति शंभू राजा आपकी कीमत रखते नहीं। यहाँ हमारी ही कीमत उनके नज़र में कीड़े मकोड़े की तरह हो गई। वह आपकी क्या मजाल। खैर, एक समय हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त उनके वफादार सेवक थे, पर यह नादान संभाजी हमें कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझता है। इस बेईमान नादान संभाजी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसके साथ वो उसका दोस्त कवि कलश भी वैसा है। स्वामी शहजादा अकबर, आपने मन में ठान लिया ना, तो इन दोनों को आप नष्ट कर सकते हैं। इस समय आप संभाजी और कवि कलश को एक तो गिरफ्तार कर लो या तो जान से मार डालो। इसके बदले हम आपको हमारा आधा स्वराज दे देंगे। आप कुछ भी करके हमें संभाजी नाम के संकट से बचा लीजिए। आपके हम पर बहुत एहसान रहेंगे। ऐसा पत्र पढ़कर कवि कलश के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। शंभूराज कहने लगी, यह पत्र शहजादा अकबर ने हमें भेजा। उन्हें सुबुद्धि मिली और अपने ही गद्दार मंत्री और मातोश्री का भंडाफोड़ किया और मंत्रियों को सुधार गढ़ पर रख दिया उन्होंने।
अपने ही खून के रिश्तेदार ऐसी महाभयंकर साजिश रचेंगे, ऐसा शंभू राजा ने सपने में भी नहीं सोचा था। गुजरे 1 साल से शंभू राजा ने स्वराज का कारोबार बड़े ही परिश्रम और विश्वास के साथ आगे चलाया था। इसके अलावा अपराधी मंत्रियों को माफ करके उन्हें उनके मंत्री पद भी बहाल किए थे। शंभू राजा क्रोधित होकर कहने लगे, कविराज देखो देखो, आंखें फाड़ के देखो, पहचाना किसके हस्ताक्षर है? बताओ किसके हस्ताक्षर है? चिटनीस बालाजी आउजी के। देखा कविराज, जिस बालाजी आउजी के पिता को सिद्दी जोहर ने समंदर में डुबोकर मार डाला था, जिस बालाजी को गुलाम बनाकर बेच दिया था, उस सिद्दी ने उसी बालाजी आउजी को इंसानियत के नाते हमारे आबा साहब ने अपनाया और स्वराज के चिटनीस के पद पर बिठाया। वही बालाजी आउजी उसी राजा की पुत्र की जान लेने की सोच रहा है। इसका मतलब क्या है कविराज? ये सिर्फ हवा नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा तूफान है। इस तूफान को अगर हमने अभी रोका नहीं तो पेड़ पत्तियों की तरह हम इधर उधर बिखर जाएंगे। पन्नालगढ़ पर अधिक समय रुकने में कोई मतलब नहीं था। कवि कलश और कुछ साथीदारों के साथ छत्रपति संभाजी राजे निकले अब सुधारगढ़ की तरफ, यानी औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर की तरफ। वो अकबर अपने पिता औरंगजेब से कब की बगावत करके छत्रपति संभाजी राजा से दोस्ती का हाथ बटाने महाराष्ट्र आया था, और उसी अकबर ने अब अन्नाजी दत्तों से छत्रपति संभाजी राजा के प्राण बचाए थे। शंभू राजे सुधारगढ़ पर पहुंचे। शहजादा अकबर और दुर्गादास राठौड़ उनकी कितने दिनों से राह देख रहे थे। वो दोनों आमने सामने आए। अकबर और संभाजी राजा ने एक दूसरे को आलिंगन दिया। महाराज कहने लगे, शहजादे अकबर और दुर्गादास, आपके एहसान हम इस पूरे जन्म में भी नहीं भूल सकते। शहजादे अकबर ने कहा, संभाजी राजे, आपके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य यानी सभी धर्मियों के लिए एक पवित्र मंदिर है, इसलिए एक हिंदू दुर्गादास राठौड़ इस मुसलमान शहजादे को आपके स्वराज में लेके आया। चलो शंभू राजे, हम दोनों मिलकर पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे।